बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी अगली वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अमानुल्लाह भल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने चैनल एंडो टॉक विद डॉक्टर रमान के साथ। मैंने रमज़ान सीरीज़ शुरू की हुई है कि डायबिटिक्स जो रोज़ेदार हैं उन्होंने अपनी दवाइयाँ कैसे एडजस्ट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी अगली वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अमानुल्लाह भल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने चैनल एंडो टॉक विद डॉक्टर रमान के साथ। मैंने रमज़ान सीरीज़ शुरू की हुई है कि डायबिटिक्स जो रोज़ेदार हैं उन्होंने अपनी दवाइयाँ कैसे एडजस्ट करनी है अगर वो रोज़े रख रहे हैं तो। आज का जो ग्रुप है वो SGLT2 इनहिबिटर्स है, जिसके अंदर दवाइयाँ शामिल हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। एम्पाग्लिफ्लोजन, डेपाग्लिफ्लोजन, अर्टुग्लिफ्लोजन। कैनाग्लिफ्लोजन यहाँ पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है तो उसके बारे में भी बात नहीं करूँगा। एम्पाग्लिफ्लोजन की स्पेलिंग है EMPAGLIFLOZIN, एम्पाग्लिफ्लोजन। डेपाग्लिफ्लोजन की स्पेलिंग है DAPAGLIFLOZIN, डेपाग्लिफ्लोजन। और जो थर्ड अर्टुग्लिफ्लोजन है उसकी स्पेलिंग है ERTUGLIF अर्टुग्लिफ्लोजिन, अर्टुग्लिफ्लोजन। ये तीन मेडिसिन जो है ये SGLT2 इनहिबिटर ग्रुप से बिलोंग करती हैं और ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि गुज़श्ता तकरीबन 2.5-3 साल से पाकिस्तान में अवेलेबल हुई हैं। और इनका फ़ायदा ये है कि ये गोलियाँ दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं और गुर्दों की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। दो कि हम आपका मौलिज बेहतर जानता है कि कौन सी दवाई जो है वो किस दिल की कंडीशन में देनी है और कौन सी दवाई जो है वो गुर्दों की अगर कोई ख़राबी हो रही है डायबिटिक पेशेंट के गुर्दों में तो किस स्टेज तक देनी है। इसलिए वो ओवर द काउंटर बगैर किसी से पूछे आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली यू नीड हेल्प ऑफ योर प्रैक्टिशनर, योर कंसल्टेंट जो कि आपकी मदद करे कि आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना। डायबिटिक पेशेंट्स में अमवात की ये टॉप 2 जो वजूहात हैं वो दिल के दौरे और गुर्दों की ख़राबी। ये बेसिकली इनकी वजह से पेशेंट जो है वो एंड की तरफ चला जाता है अपने। तो ये चूँकि दवाइयाँ ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करती हैं बल्कि दिल की सेहत को मुफीद करती हैं, गुर्दों की सेहत को बेहतर करती हैं, इसलिए इनको अब ज़्यादातर कंसल्टेंट्स प्रेफर करते हैं और जब दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं तो इस ग्रुप को ज़रूर अंदर शामिल करते हैं। रोज़ेदार अगर ये दवाइयाँ पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन या कैद नहीं है कि वो इन दवाइयों के इस्तेमाल के साथ रोज़े नहीं रख सकते। वो रोज़े रख सकते हैं, लेकिन इन दवाइयों का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है या जिस तरीके से ये काम करती हैं, ये शुगर को खून से पेशाब में निकालती हैं और पेशाब से शुगर जिस्म से बाहर निकल जाती है। इसका मतलब है कि शुगर जब पेशाब में निकलती है तो वो अपने पीछे जिस्म का पानी भी खींचती है। तो पानी जब ज़्यादा पेशाब में जाएगा खून से फ़िल्टर होके तो पेशाब ज़्यादा आता है पेशेंट्स को, और अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो जिस्म में जो है वो पानी की कमी हो रही है। और उस कमी को चूँकि रोज़ेदार ने तकरीबन 16 घंटे अगर उसने रोज़ा रखना है तो वो पानी तो पी नहीं सकेगा, और अगर ये गोली इस्तेमाल कर रहा है तो उसको पेशाब ज़्यादा आई जा रहा है तो इससे उसके ब्लड प्रेशर लो होने का एहतमाल होता है, उसके डिहाइड्रेट होने का एहतमाल होता है। इसलिए अगर ये पेशेंट डायबिटीज़ का ले रहा है रोज़ों से पहले इस मेडिसिन को दिन में 1 मरतबा, तो प्रेफरेबल है कि वो अफ्तारी के साथ इसकी गोली ले ले सहरी की बजाय। और अगर दिन में 2 मरतबा ले रहा है तो वो फिर एक सहरी के साथ और एक अफ्तारी के साथ ले ले। अगर शुगर का कंट्रोल उसका रोज़ों से पहले बहुत आइडियल चल रहा है तो वो सुबह वाली डोज को हाफ़ भी कर सकता है।
और अफ्तारी के बाद जब इजाज़त अल्लाह करीम दे देते हैं खाने पीने की, तो फिर आप वाटर इनटेक अपना जो पानी का इस्तेमाल है वो काफ़ी अच्छा रखें, ताकि पानी की कमी जिस्म में आपको बिल्कुल ना हो। इन छोटी-छोटी अगर आप एहतियात के साथ आप ये यूज़ करते हैं रोज़ों में इन दवाइयों को, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए असूली तौर पर। सो आज सिर्फ मैं यही ग्रुप कवर कर रहा हूँ। अगले जो हमारी आएगी वीडियो उसके अंदर फिर मैं कवर करूँगा जो नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल्स हैं, जिनको GLP-1 एनालॉग्स कहते हैं, वो उनको कवर करेंगे कि उनको कैसे यूज़ करना है रोज़ों में और कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। ये जो मैंने ग्रुप ऑफ मेडिसिन बताई है, इसमें थोड़ा-सा पार्ट इसमें ऐड इधर ही करता चला जाता हूँ कि ये मार्केट में जो है कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल हैं। और एम्पाग्लिफ्लोज़न जो है वो कॉम्बिनेशन में मेटफॉर्मिन के साथ आती है। मुख्तलिफ उसकी डोजेजेस होती हैं, जो ज़्यादा कॉमन है वो 12.5/500 और 12.5/1000 इन कॉम्बिनेशंस में है। इसके अलावा 5/500, 5/850, 5/1000 इन कॉम्बिनेशंस, 10/1000 इन कॉम्बिनेशंस में भी मार्केट में अवेलेबल है, एम्पाग्लिफ्लोज़न के साथ भी और डेपाग्लिफ्लोज़न के साथ भी। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, अर्टुग्लिफ्लोज़न दूसरा एक कॉम्बिनेशन है। अर्टुग्लिफ्लोज़न जो है वो मेटफॉर्मिन के साथ तो कॉम्बिनेशन में नहीं आती, लेकिन वो DPP-4 इनहिबिटर्स उनके साथ यानी सिटाग्लिप्टिन वगैरह के साथ वो जो है मार्केट में अवेलेबल है। और वो 5/100 और 15/100 की फॉर्मुलेशंस में जो है वो कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है अर्टुग्लिफ्लोज़न जो है। यानी एम्पाग्लिफ्लोज़न, मेटफॉर्मिन और DPP-4 इनहिबिटर्स में सिटाग्लिप्टिन इनके साथ कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल है। डेपाग्लिफ्लोज़न जो है वो सिर्फ अभी मेटफॉर्मिन के साथ अवेलेबल है कॉम्बिनेशंस में, और अर्टुग्लिफ्लोज़न जो है वो सिटाग्लिप्टिन के साथ अवेलेबल है कॉम्बिनेशन में। तो चूँकि मेटफॉर्मिन और DPP-4 इनहिबिटर्स में जैसे सिटाग्लिप्टिन है, उनका भी रोज़ों में कोई पिछली वीडियोस में कवर हो चुका है कि कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर नहीं है। तो इनके कॉम्बिनेशन के साथ जब आप यूज़ कर रहे हैं और रोज़ा रखना है डायबिटिक पेशेंट ने, तो फिर उसको कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिर्फ वो पानी के इंटेक का आपने ख्याल रखना है, वो भी एम्पाग्लिफ्लोज़न की वजह से या डेपाग्लिफ्लोज़न या अर्टुग्लिफ्लोज़न की वजह से कि पानी की कमी जिस्म में ना हो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जो है वो आम लोग जो भी देखेंगे उनको फ़ायदेमंद लगी होगी, अपना नॉलेज उनका इन्हेंस हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।